आवाज आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताइए। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताओ। आवाज आ रही है क्या? सॉरी बेटा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ इश्यूज आ ही जाते हैं। चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास लेट नहीं करना चाह रहा था मैं, पिछले बहुत देर से था वो। चलिए ठीक है, देखते हैं। ओके, वो वाला क्वेश्चन आप लोगों ने किया क्या जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को दिया था? अगर आपको याद हो तो मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद होगा, कि एक रॉड है जिसका मास स्मॉल एम है और इसका मास कैपिटल एम है, और इसको हमने टांग रखा है और नीचे में एक कर्व जनरेट किया और उसका लेंथ एल दे रखा है और ये रस्सी यूनिफॉर्म है। ये याद होगा? ये याद होगा? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था कि जिसमें कि रॉड इसका मास स्मॉल एम, इसका जो ये नीचे में जो मास दे रखा है वो कैपिटल एम, सॉरी ये स्मॉल एम था, कैपिटल एम। तो ये आपको कैपिटल एम दे रखा था। तो कर्व को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? पहले पहले ये बताइए। साउंड इज क्रेकिंग, 1 मिनट। अब आवाज क्लियर है क्या? एक बार देखिएगा, अब आवाज सही आ रही है क्या? एक बार बताओ, अब आवाज सही आ रही है क्या? अब आवाज सही आ रही है क्या बेटा? एक बार बताइएगा। अब आवाज सही आ रही है क्या? ना एवरीथिंग इज क्लियर ना? अब आवाज सही है ना? ये बताइएगा। अब आवाज सही आ रही है कि? अब आवाज सही आ रही है ना? 1 मिनट रुक जाइए। अब आवाज सही होगी? अब आवाज सही है क्या? बताइएगा, आवाज सही है ना? अब आवाज सही आ रही है क्या? ये बताओ। अब आवाज सही आ रही है ना? ये बताइएगा। अरे अब सब अब आवाज आ रही होगी अच्छे से। अब ठीक से आवाज आ रही होगी बेटा। अब आवाज सही आ रही है ना? ओके, चलिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, आवाज आ रही होगी। तो ये मैंने कल क्वेश्चन दिया था, तो बताइए कितने लोगों से हुआ है ये क्वेश्चन? जितने लोगों से हुआ है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं क्या करता है, एफबीडी डायग्राम बना लेता हूँ। एफबीडी डायग्राम क्या बनाऊंगा, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, बॉटम से x डिस्टेंस दूर पे गया और यहाँ का टेंशन निकाल लिया। ध्यान से देखो, ये इस वाले का मास कितना हो जाएगा, मुझे लगता है इसका मास हो जाएगा mx/l। ये हो जाएगा इसका मास। तो नीचे नेट फोर्स कितना लगेगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m x/l इंटू जी। तो मतलब टेंशन की जो वैल्यू हो जाएगी बॉटम से यहां से x डिस्टेंस ऊपर, वो हो जाएगी, ध्यान से देखिए, वो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m
इंटू एक्स बाई एल इंटू जी। तो ध्यान से देखिए ये आपका हो जाएगा टेंशन। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आया। तो x डिस्टेंस पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एज डिस्टेंस x, vx में लिख दे रहा हूं, मतलब वेलोसिटी एज ए डिस्टेंस x, वो हम लिख सकते हैं टेंशन एट डिस्टेंस x, मतलब कि टेंशन एट डिस्टेंस x अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्मॉल m बाई एल, क्योंकि जो आपका म्यू दे रखा है वो वेरिएबल नहीं दे रखा, अगर वेरिएबल दिया होता तो यहाँ पे वेरी करवा के लिख देते। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अब कल हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो इसको हम लोग vx हम लोग लिख चुके हैं, टेंशन की वैल्यू इतनी है। अच्छा, फिर इसी तरीके से एक्सीलरेशन जो है, वेलोसिटी जो है एज अ फंक्शन ऑफ x आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, यानी एक्सीलरेशन को आप लिख सकते हैं v dv बाई dx। जब इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू फिर g/2 आ जाएगी, मतलब एक्सीलरेशन फिर से g/2 आ जाएगा। मतलब एक बात पता चली, आप चाहे तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मास लटका हुआ हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं करेगा। ये जो वेव का जो एक पल्स आप जनरेट कीजिएगा, ये ऊपर की ओर g/2 एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ये बात आपको समझ में आया कि ये g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर मूव करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब एस को डिफरेंशिएट कर देना, भी तो एज इट इज लिखोगे, ये आपका टेंशन है, उसका dv बाई dx करना, सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू g/2 ही आएगी। मतलब एक बात पता चली, रस्सी अगर ओनली रस्सी रहती, या आपने कैपिटल एम मास, कोई भी एक कांस्टेंट मास अगर इसके ऊपर रख दिया है, तो जो वेव का एक्सीलरेशन ऊपर की ओर होगा, या ऑब्वियस ही बात है नीचे की ओर भी आप कर सकते, नीचे की ओर भी हम लोग निकाल के देखेंगे तो वही आएगा। तो वो जो एक्सीलरेशन होगा वो सेम होगा, g/2 ही एक्सीलरेशन आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अगर आपका वेरिएबल टेंशन है, टेंशन अगर x का फंक्शन है, समझ रहे हैं मेरी बात को, टेंशन अगर लीनियर फंक्शन ऑफ x है, तो आपका एक्सेलरेशन उस हिसाब से g/2 ही आता है। ये बात आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए किसी लोगों से हो गया तो अच्छी बात है, अगर एक्सेलरेशन g/2 आ गया तो ये तो सिंपल सा वही क्वेश्चन हो गया। अच्छा एक बात बताओ, बॉटम पॉइंट में वेव की कुछ वेलोसिटी हो जाएगी? हाँ ऑब्वियस सी बात है, इस पॉइंट पे वेव की वेलोसिटी होगी। क्यों वेलोसिटी होगी? क्योंकि इस पॉइंट का, अब जो बॉटम पॉइंट का पहले टेंशन 0 था, अब इस बॉटम पॉइंट का टेंशन जो है वो कैपिटल mg है। समझ रहे हो मेरी बात को? बॉटम पॉइंट का टेंशन अब कुछ हो जाएगा, इसका मतलब एक बात पता चली, ध्यान से सुनिएगा, ये मतलब बॉटम पॉइंट का v एट 0 पॉइंट आपको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल mg बाई स्मॉल m बाई l का अंडर रूट। समझ में आया? ये आपका बॉटम पॉइंट की वेव की वेलोसिटी होगी। मतलब आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे, v नॉट आपको दे रखा है, एक्सीलरेशन आपका g/2 है, आपको l डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो आपको l डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो टाइम कितना लगेगा, सिंपल काइनेमेटिक्स क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरी बात को? अब बताओ कितने लोगों का सही था, ईमानदारी से बताना। पहले क्या था, जीरो वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी थी और g/2 एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट किया, तो l डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। अब क्वेश्चन ये हो गया कि v नॉट वेलोसिटी, जो कि v नॉट की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है, v नॉट की वेलोसिटी क्या है, टेंशन एट x इज इक्वल्स टू 0 अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू तो स्मॉल m बाई l है, इसका अंडर रूट, वही तो लिखा है हमने, t इज इक्वल्स टू 0 पे, t इज इक्वल्स टू 0 मतलब इस पॉइंट पे टेंशन कितना है, वो है कैपिटल mg है ना, तो कैपिटल mg लिख लिया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कीजिए, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ईमानदारी से बताना कितने लोगों से सॉल्व हुआ था, ईमानदारी से बताना कितने लोगों से सॉल्व हुआ था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ये समझ में आया आप लोगों को? अब नहीं किया तो बाद में कर लेना, कौन सी बड़ी बात हो गई। तुमने नहीं देखा होगा कल का मैसेज, कल क्या मैंने ग्रुप में मैसेज नहीं किया था, भले आप ही लोग इसको बताइए, मैंने लिंक नहीं भेजा था क्या? गधा वाला काम कर रहा है। अब अगर तुमने नहीं देखा तो उसके लिए क्लास डिस्टर्ब, अब क्या करें, तुम्हें पुरस्कार दे, मतलब कि लो बेटा तुमने कल की क्लास नहीं की तो आप लीजिए ये लो नोबेल पुरस्कार क्लास नहीं करने का। अब नहीं किया तो कर लेना। चलिए ओके, अब हम लोग आज बात करेंगे, देखो मैंने कल एक बात बोली थी, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी वेव हैं, जितने भी वेव हैं,
ओके, जितने भी वेव हैं, कोई भी अगर इक्वेशन है, जैसे एग्जांपल के लिए इक्वेशन लेते हैं e टू दी पावर ए नोट अपॉन, सपोज करो एक इक्वेशन ले लिया, ए नोट अपॉन x माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 5। क्या ये एक वेव इक्वेशन है? पहले आप ये बताइए, क्या ये एक वेव इक्वेशन हो सकता है? आपसे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि क्या ये वेव इस, बेटा एक बात बोलूं, तुम्हें पता है कि मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, मैं पीडीएफ से पढ़ा हूँ तो सुन लो मेरी बात को। पिछले बार पीडीएफ से एसएचएम से पढ़ाया था तो कितने सारे बच्चों ने पता है क्या बोला कि सर आप बोर्ड में ही पढ़ाया करो, वो ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो। नहीं तो मुझे पीडीएफ से पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे से करूंगा, देखो यहाँ ये लिखा हुआ, यहाँ ये लिखा हुआ, यहाँ ये लिखा हुआ है, खत्म। पीडीएफ से पढ़ाना मेरे लिए ज्यादा आसान है, कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। समझ लो मेरी बात को। अब जब वेब में पीडीएफ से नहीं पढ़ा तो वेब में अपने से नोट्स बना लिया कीजिए ना। अब बच्चे थो ना, छोटे 1-2 क्लास के बच्चे थो ना कि हर चीज लिखवाऊंगा, तुम्हारे अंदर खुद से ये सेंस होना चाहिए कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट लग रही है, लिख लेना चाहिए। मेरे लिए ज्यादा आसान पीडीएफ से पढ़ाना ही होता है बेटा, ये बात याद रखिए, इससे ज्यादा मुश्किल होता है। तो कोई भी इंसान ना आसान काम करना चाहता है, मुश्किल काम नहीं करना चाहता, ये आप भी जानते हो। पीडीएफ में क्या है, पूरा लिखा हुआ रहेगा, मैं बोल दूंगा ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, काम खत्म। लेकिन आप लोग अगर उसी चीज को जानना चाहे, उसी और के लिए जाना चाहते हो तो टेंशन मत लीजिए बेटा, नेक्स्ट चैप्टर से आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इस चैप्टर का ही बना दूंगा। चलो ठीक। हाँ, वेव इक्वेशन है। अच्छा, ये वेव इक्वेशन कैसे, आप बताइए पहले। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अगर वेव इक्वेशन को फॉलो कर रही है तो देखो पहली बात तो अगर आपको याद होगा, अगर मैं यही चीज पूछता कि क्या ये वेव इक्वेशन है, ध्यान से सुनना, ये लिखा होता है तो मुझे लगता है आप बोलते नहीं। क्यों नहीं? अगर तुम्हें याद होगा तो जब हम लोग वेव इक्वेशन लिख रहे थे, तो वेव इक्वेशन जब हम लोग लिख रहे थे तो आपको याद होगा x माइनस ऑफ हम लोगों ने क्या पुट किया था, अगर आपको याद होगा, तो हम लोगों ने ये पुट किया था t माइनस ऑफ एक्स बाई भी, ये पुट किया था। मतलब t का जो पावर वो 1 होगा और v का भी पावर 1 होगा, मतलब t माइनस एक्स वी के फॉर्म में होगा। अगर आपको याद होगा शुरुआत में जो मैंने बताया था, तो आपने इस तरीके से पुट किया था t माइनस ऑफ एक्स वी, कुछ इस तरीके की फॉर्म आई थी, यानी t की पावर और x की पावर कहीं ना कहीं यहाँ मतलब कि इस फॉर्म में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, मतलब t माइनस एक्स वी के फॉर्म में आपको कुछ ना कुछ चीजें दिखेंगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ पर t माइनस एक्स वी के फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये वेव इक्वेशन नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आपको इस चीज को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बस आपको सिंपली यही बात बोलूंगा, मैं आपको बस सिंपली इतनी बात बोलूंगा कि आपको इतना समझ में नहीं आ रहा है तो आप वेव इक्वेशन को फॉलो कर लिया कीजिए। आपको याद है, कोई भी चीज अगर वेव इक्वेशन को फॉलो कर रहा है तो सिंपल सी बात है, उसका डबल डिफरेंशिएशन v ऑफ वेव के स्क्वायर के बराबर होगा इनटू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इसके बराबर होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इस फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डबल बार डिफरेंशिएट कीजिए, ये सम कांस्टेंट का स्क्वायर इनटू v, इसको डबल डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, कल आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इससे आपको ये बात आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका वेव है या नहीं है। और जब आप इसको इस तरीके से करते हो ना, मतलब ये क्या है, ये आपको y का फंक्शन दे रखा है, इसको डबल बार डिफरेंशिएट कीजिए y के रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में। ऑब्वियस बात है, x को कांस्टेंट मानते हुए। पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, एक चीज को कांस्टेंट मानिए, दूसरे के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। मतलब इसका मतलब है x को कांस्टेंट मानते हुए इस फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कीजिए, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा। अच्छा, वेव वेलोसिटी के बारे में मैंने एक बात आपको बताया था, अगर ये वेव है, अगर सुनिएगा मेरी बात को, अगर ये वेव इक्वेशन है तो याद कीजिए v ऑफ वेव जो होता है वो होता है कॉफिशिएंट ऑफ t, अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x होता है। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये वेव इक्वेशन है, सपोज डेट अगर हम मान ले कि ये वेव इक्वेशन है, तो उसके हिसाब से इसका जो मतलब कि वेव वेलोसिटी होगा कोएफिशिएंट ऑफ t दैट इज 2/1, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड होगा। अच्छा ये बताइए, ये वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, आप ये समझिए। सर कोएफिशिएंट ऑफ x को k
इज के, सो दिस इज नॉट अ वेव। ऐसा नहीं है बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ टी, कॉफिशिएंट अरे के नहीं लिखा था, सिंपल सी बात, के कांस्टेंट ही होता है ना। आप क्या बोल रहे हो, coefficient of x is k, so coefficient of x is k, so it not a wave equation। कैसे आप बोल रहे हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। k कांस्टेंट होता है बेटा, ओमेगा जो होता है और k जो होता है कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हर जगह आप ओमेगा ही लिखो, ओमेगा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकते हैं, 2 पाई 2 3 4, इसी तरीके से k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना कांस्टेंट में से। तो मेरा ये कहने का मतलब, ये लॉजिकली मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी वेव है उस, अगर कोई चीज वेव है तो सिंपल सी बात है, आप ये याद रखिए, एक्स टी माइनस एक्स बी या एक्स माइनस एक्स बाई भी इंटू टी के फॉर्म में ये हमेशा रहेगा। इस फॉर्म में आपको दिखेगा इक्वेशन के अंदर। तो इस यहाँ पे दिख रहा है, भले ही यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन ये चीज आपको दिख रहा है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये वेव किस तरफ जा रहा होगा, मुझे लगता है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्यों मूव कर रहा होगा, लॉजिकली सोचना, एक्स और टी का जो कॉफिशिएंट है बेटा वो अपोजिट साइन का है। देखो टी के आगे नेगेटिव दिया हुआ है, एक्स के आगे पॉजिटिव है, तो सिंपल सी बात है दोनों अपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अच्छा, कई लोग ये, अच्छा मतलब ये समझ में, अगर ये वेव होता तो इसका वेव वेलोसिटी कितना होता है, 2 मीटर पर सेकंड। कितना होता है, 2 मीटर पर सेकंड। वो कैसे निकाला, कॉफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, 2 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई, तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अब ये वेव कैसे करके प्रूव करे, तो वेव कैसे प्रूव करे कोई भी, अब जैसे मान लो सपोज करो कि जेई मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बेटा इसमें से 4-5 आपको दे दे, बोले कि इसमें से वेव कौन सा है, तो सिंपल सा तरीका है, पहला तो आप बाय ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि कहाँ पे एक्स, अब जैसे मान लो अगर आपको बोल दे, जैसे सपोज करो एग्जांपल्स के लिए क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर प्लस 6, क्या ये एक वेव इक्वेशन हो सकता है, तो मैं बोलूंगा देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, ये y का डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, पहली बार टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो देखो कितना आ गया, ध्यान से देखो, ये तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो सिंपल सी बात है ये दोनों जीरो हो गया, तो ये हो गया, ध्यान से देखो, tan t आया, फिर डबल डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dt की जो वैल्यू आई ये आ गई, ध्यान से देखो, तो ये आपकी आ गई 10, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू। अब इसी तरीके से डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x जो आएगी वो आपको आ जाएगी 4। तो एक बात बताइए, किसी भी हालत में आपको दिख रहा है कि इस तरह का फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, तो लॉजिकली आपका ये वेव इक्वेशन नहीं होगा, समझ रहे हो, तो ये वेव इक्वेशन आपको नहीं होगा। लॉजिकली भी सोचना ना, यहाँ पे x माइन टी माइनस एक्स बी के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो, टी माइनस एक्स बी के फॉर्म में लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो। कई लोग बोलेंगे सर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक बना लोगे तो एक्स टी का फॉर्म आ जाएगा ना, एक्स इंटू टी का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, तो वो तो होता नहीं है वेव इक्वेशन में, इसलिए दिस इज नॉट अ वेव, ये याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ वेव इक्वेशन, ठीक है, ये वेव इक्वेशन नहीं होगा, ये लॉजिकली याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को हम वेव इक्वेशन नहीं बोल सकते, ठीक है। चलिए ओके, तो आप इसी को इस तरीके से डिफरेंशिएट करके देखिए, तो सिंपल डिफरेंशिएशन था, ये आपका आ जाएगा। अब देखिएगा जब इसको डिफरेंशिएट करके देखिएगा ना, तो ये और इसको डिफरेंशिएट करके देखिएगा, इन दोनों के डिफरेंशिएशन में 4 आएगा मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का 4 टाइम्स कीजिएगा तब वो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, अगर नहीं आएगा भाई 4 का मल्टीप्लीकेशन आएगा, ध्यान से देखना 4 का मल्टीप्लीकेशन आएगा, देख लेना, अगर तुम बोलोगे तो मैं दोबारा दोबारा सॉल्व कर दूंगा, लेकिन सिंपल सी बात है ऐसा नहीं आ सकता, लॉजिकली सोच के देखना तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेंस, ये आपका जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सिंपल सी बात है, इतना तो भाई वो इतने भी तो लोल नहीं है ना कि ऐसा करेंगे, लॉजिकल बात है। अच्छा, अब अगर मैं इसकी इस इक्वेशन की बात करूं तो मुझे लगता है अगर t इक्वल्स टू 0 ले लिया जाए, अगर t इक्वल्स टू 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखो, y की वैल्यू हो जाएगी a नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो अगर y एक्सिस का ग्राफ बनाओगे तो क्या आपको दिखेगा, देखो y एक्स ग्राफ अगर आप इसका बनाओगे तो देखो मुझे लगता है ये कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा क्या ग्राफ, देखना
एक्स माइनस इन्फिनिटी की ओर लेके जाओ फिर भी वाई की वैल्यू जीरो, एक्स प्लस इन्फिनिटी की ओर लेके जाओ फिर भी जीरो, और एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो, ए नोट बाई 5 आ जाएगी। अब ये जो वेव है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये आपका इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। अब आपको अगर इसका, अगर आपको वेव इक्वेशन पता है, सिंपल सी बात है, अगर वेव इक्वेशन पता है, ध्यान से सुनना, अगर आपको ये t इक्वल्स टू 0 पे वेव का शेप पता है तो सिंपल सी बात है, आप इसको किस तरीके से सोच सकते हो, आप इसको ऐसे करके सोच सकते हो कि यही वेव t इक्वल्स टू t पे vt शिफ्ट हो गई होगी। ध्यान से देखिए, t इक्वल्स टू t पे vt आगे चली गई होगी, तो सिंपल सी बात है, आप इसके इक्वेशन में सिंपल सी बात है, ये वाला ग्राफ अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में vt शिफ्ट हो गया तो इसका इक्वेशन आप आराम से लिख सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बेसिक बेसिक चीजें ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, याद कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है, इस तरह की चीजें आप लोगों को बता रखा है तो आप इसको सोच सकते हो, तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते थे। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद होगा, कल ही मैंने बताया था पैराबोला को लेके, कि पैराबोला को अगर वाई एक्सिस के अबाउट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट किया जाए, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट किया जाए तो ग्राफ पे क्या फर्क पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ओके, क्लियर है सारी चीजें? ये बताइए क्लियर है या नहीं है, क्लियर है या नहीं है? अगर क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कोई भी चीज, जो चीज समझ में नहीं आए पूछ लीजिए, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो ना, ये VT शिफ्ट हो गया, इसका जो टॉप है ना वो VT शिफ्ट हो गया होगा। अगर VT शिफ्ट हो गया होगा मतलब यही सेम एज इट इज ग्राफ इस तरफ VT शिफ्ट हो गया होगा किसी टाइम t पे, तो आप इसका क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है, इस वेव इसका जो इक्वेशन लिखोगे वो लिखोगे y इज इक्वल्स टू a नॉट, x के जगह x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, तो x के जगह क्या लिखोगे, x माइनस vt इनटू, ध्यान से देखो, प्लस ऑफ 5, तो ध्यान से देखिए यही आया होगा, और v की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी 2 दे रखी है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है, चलिए, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ था। ओके ओके, क्लियर है बेटा, क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हेडिंग डालिएगा, एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ वेव, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ वेव, टोटल एनर्जी ऑफ अ वेव। देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है एनर्जी का एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम आता है। अगर आपको याद होगा कि एसएचएम में जो टोटल एनर्जी होती थी कांस्टेंट होती थी, काइनेटिक एनर्जी, अगर आपको याद होगा एसएचएम से अगर मैं बताऊं, आपको याद होगा कि अगर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो सिंपल सी बात है उसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होती थी वो मीन पोजीशन पे होती थी। पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होती थी वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होती थी, एक्सट्रीम पोजीशन पे होती थी, सिंपल सी बात है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो आपकी थी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती थी। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो ये चीजें आपको पता होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे होती थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे होती थी, ये आप लोगों को पता है, ठीक है, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो वेव में, अगर तुम सिंपल हार्मोनिक वेव की बात करो, हम लोग ऑब्वियस सी बात है सिंपल हार्मोनिक वेव की ही बात करेंगे, तो सिंपल हार्मोनिक वेव में सारे पार्टिकल, सिंपल सी बात है, एसएचएम कर रहा है, तो क्या सभी पार्टिकल की एनर्जी, और अच्छा एक बार बताओ, एसएचएम में टोटल एनर्जी क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो टोटल एनर्जी एसएचएम की कांस्टेंट होती थी। याद करो, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती थी, ये आप लोगों को याद होगा। तो क्या वेव में भी इसी तरीके से होता है? क्योंकि कई लोग के दिमाग में आता है कि सर वेव में, अगर हम लोग सिंपल हार्मोनिक वेव की बात करें तो सभी पार्टिकल तो एसएचएम कर रहा है, सभी मीडियम का पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो सिंपल सी बात है अगर एसएचएम में इस तरीके से एनर्जी होता था तो क्या वेव में भी सारे, हर पार्टिकल का, हर मीडियम पार्टिकल का एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा? तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या वेव में सभी मीडियम पार्टिकल का एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा? लॉजिकली सोच के बताइए, सोच के बताइए। बताइए बेटा, कुछ समझ में आ रहा है ना? तो ये बताइएगा, क्या टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा? पहले ये सोच के बताइए। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, मान लीजिए वेव ऑन स्ट्रिंग की ही बात करें तो ये एक स्ट्रिंग है, ऐसे करके कोई स्ट्रिंग है, ठीक है। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए,
जैसे जैसे हर एक पार्टिकल, ये रस्सी का छोटा 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 पार्टिकल है, क्या सभी पार्टिकल्स की एनर्जी कांस्टेंट होती है? एक बच्चे नहीं है इससे, तो करण ने बोला है यस सर, सिद्धार्थ नो सर, देव कुमार यस। मेरी बात समझ में आई मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या वेव में सभी पार्टिकल की एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी? मेरा बस यही आप लोगों से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है नो। वाई नो? ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात याद करो, शुरुआत में ही बोला था वेव का मतलब होता है एनर्जी का ट्रांसमिशन। एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा। तो एक बात बताओ, लॉजिकली सोच के बताना, ये एक मीडियम पार्टिकल है और इसके जस्ट बगल में एक मीडियम का पार्टिकल है, ये इस तरीके से ऐसे चमक रहा है। अगर इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट हो गई, तो सिंपल सी, अगर इस पार्टिकल की भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो गई, तो तुम्हें नहीं लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई भी एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता? अरे सिंपल सी बात है, इसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि हर एक इंस्टेंट पे इसकी एनर्जी कांस्टेंट है। इसके बगल वाला भी पार्टिकल अगर ऐसे चमक रहा है, सिंपल सी बात है, हर एक पार्टिकल का एनर्जी कांस्टेंट हो गया, तो भैया एनर्जी का ट्रांसमिशन हो ही नहीं सकता। अगर ये पार्टिकल इस पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो इसकी एनर्जी थोड़ा तो घटेगी। और अगर आपने बगल वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर किया, तो सिंपल सी बात है उसकी एनर्जी थोड़ा सा बढ़ेगी। तो एनर्जी कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकती। अरे वेव में सभी पार्टिकल के बीच में एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, और एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा तो हर एक पार्टिकल का एनर्जी तो कांस्टेंट नहीं रह सकता। लॉजिकल बात है या नहीं है? जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उस बात से आपको समझ में आया कि वेव में हर एक पार्टिकल का एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो सकता। अगर एक सिंपल वेव की बात की जाए, तो वेव का मतलब ही होता है एनर्जी का ट्रांसमिशन। तो वेव में एनर्जी, हर एक पार्टिकल का एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब है टोटल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही होगी। ऑब्वियस सी बात है, काइनेटिक एनर्जी तो ऑब्वियस सी बात है चेंज होती ही है, और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही होगी। अब दूसरा क्वेश्चन, एक बात बता रहा हूं, एक अब लॉजिकली ये बात तो समझ में आया कि टोटल एनर्जी चेंज हो रही है। किसी भी पार्टिकल का टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक बात बताए, ये जो रस्सी है, रस्सी का एक छोटा छोटा पार्टिकल है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में होगा? क्योंकि अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म को देखो, आपको याद होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है, तो मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि यहाँ पे वेव में जो रस्सी, अगर वेव ऑन स्ट्रिंग की बात की जाए, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में होगी? पोटेंशियल एनर्जी के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में होगी, बताइए थोड़ा सा। हिर्शी क्या बोला? इन एसएचएम इट ओनली डिपेंड्स ऑन टाइम, इन वेव इट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा एसएचएम में जो टाइम पे डिपेंड होने करता था, टोटल एनर्जी तो टाइम इंडिपेंडेंट होता था ना, वो कांस्टेंट होता था। लेकिन वेव में टाइम के इंडिपेंडेंट नहीं होता ना, टाइम के साथ भी चेंज होता है और एक्स के साथ भी चेंज होता है, वो अभी आपको दिखेगा। टोटल एनर्जी एक्स के साथ भी कांस्टेंट रहता था एसएचएम में, अगर याद कीजिए, अगर सिंगल एसएचएम की अगर बात की जाए तो एसएचएम में बोलना कि ओनली टाइम के इंडिपेंडेंट होता है, तो ये गलत है। एसएचएम में तो ये होता था ना कि एक्स के भी इंडिपेंडेंट होता था, किसी भी पोजीशन पे चल जाओ मेन पोजीशन से, तो उस पॉइंट का टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही होता था। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा इसलिए बोले ना। अच्छा पहले से पता था, ईमानदारी से बताना, पहले से पता था या फिर मैंने पहले ही बोल दिया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो सबसे पहले इसीलिए दिमाग में आ गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि तुम ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखो, तो पहले रस्सी, अगर जब इसमें वेव स्टार्ट नहीं हुई थी, तो पहले रस्सी ऐसी थी। लॉजिकली सोचना, पहले रस्सी ऐसी थी। अब जैसे ही वेव स्टार्ट किया, मतलब वेव जब फॉर्म हो गई इसके अंदर, तो रस्सी का शेप कुछ ऐसा हो गया। तो तुम्हें नहीं लगता है कि रस्सी थोड़ा सा खिंच गई होगी? अगर रस्सी खिंचती है, तो सिंपल सी बात है उसका लेंथ कुछ ना कुछ बड़ा होगा। अगर लेंथ बड़ा होगा, तो सिंपल सी बात है उसमें इलास्टिसिटी आपने पढ़ा होगा,
तो कोई भी खींची हुई इलास्टिक बॉडी है और वो थोड़ा सा खींच गई, उसकी लेंथ में कोई चेंज आया, इसका मतलब वो उसमें कुछ स्ट्रेन आया होगा, लॉजिकल बात है, उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेन आया होगा। और पर यूनिट वॉल्यूम पे जो कोई भी बॉडी इलास्टिक बॉडी अगर खींची हुई है तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो सिंपल सी बात है, या आप स्ट्रेन का स्क्वायर अपॉन यंग मॉडुलस कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, स्ट्रेन कुछ हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी पर यूनिट वॉल्यूम में। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं रस्सी के हर एक एलिमेंट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी। ठीक है, चलिए चलिए अच्छी बात है कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता चल गया। मतलब रस्सी के केस में देखा जाए तो ये आपका जो एनर्जी स्टोर होता है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। अच्छा, क्या आप इन तीनों को बता सकते हैं या मैं बस फॉर्मूला बता दूं जिसका थोड़ा बहुत डेरिवेशन भी बता दूं, आप पे डिपेंड करता है। मुझे बोलोगे इन तीनों का फॉर्मूला बता दूंगा, मुझे बोलोगे तो मैं थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि काइनेटिक एनर्जी कैसे आया, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे आया, टोटल एनर्जी कैसे आया। अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, नहीं तो फिर डायरेक्टली फॉर्मूला के साथ आगे बढ़ता है। इट्स अपॉन यू, जैसा आपको सही लगे। बताइए जल्दी। कैसे सॉल्व करते हो वो भी बता दूंगा अगर बोलो बोलो तो। चलो ठीक है, देखो मान लो ये रस्सी है, पहले इनिशियली ऐसे थी। अगर तुम ध्यान से देखो तो रस्सी में जब हमने वेव स्टार्ट नहीं किया था, मतलब इसको इस तरीके से वेव स्टार्ट नहीं किया था, तो कुछ टाइम बाद ये रस्सी ऐसे होगी। सपोज करो कुछ टाइम बाद रस्सी ऐसे होगी। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो रस्सी पहले ऐसी थी, हम नीचे एक रस्सी का ऐसे ही 3D प्रिंट बना ले रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर तुम लॉजिकली सोचो तो यहाँ से हम एक्स डिस्टेंस पे गए, लॉजिकली सोचना, सोर्स पार्टिकल से एक्स डिस्टेंस पे गए, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, डीएक्स एलिमेंट लिया। ये बहुत छोटा एलिमेंट है, मैंने बड़ा बनाया ताकि आपको समझ में आए। अच्छा, अगर तुम ध्यान से देखो तो पहले ये डीएक्स एलिमेंट था, अब खींच के डीएल हो चुका है। मैं मान लेता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम देखो ये लेंथ और यही लेंथ उस रस्सी का है तो वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। मान लेते हैं कि उसकी लेंथ डीएल हो चुकी है। अच्छा, एक बात बताओ, इस पूरे रस्सी में टेंशन इधर भी टी होगा और इस रस्सी में इधर भी टेंशन टी होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर इस एलिमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इस तरफ भी टेंशन टी, इस तरफ भी टेंशन टी। तो एक बात बताओ कि इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टोर होगा? अगर तुम ध्यान से देखो तो टेंशन ने इसको खींच के, टेंशन ने, अगर तुम बोलो कि रस्सी में जो टेंशन है, इसने इसको खींच के इसकी लेंथ को डीएक्स से डीएल बना दिया। अगर डीएक्स से इसकी लेंथ डीएल बना दिया तो ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखेगा अगर ये बहुत छोटा एलिमेंट है। तो अच्छा एक बात बताओ, ये लेंथ कितनी है? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये डीएक्स है और ये डीएल है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर वाई डिस्टेंस पे जाओगे तो सिंपल सी बात है, चेंज इन डीएक्स तो चेंज इन डीवाई आएगा, तो मतलब ये आपका डीवाई हो जाएगा। तो एक बात बताइए कि आपको ये एक ट्रायंगल के रूप में दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में दिख रहा होगा, ये डीवाई है और ये डीएक्स है और ये डीएल है। समझ रहे हो मेरी बात को? एक ठीक है। अब एक बात बताओ, ध्यान से सोच के बताना कि इसमें जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आया होगा, मतलब इसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ होगा इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो किसने किया होगा? मुझे लगता है वो वर्क डन बाय टेंशन के बराबर होगा। क्यों वर्क डन बाय टेंशन के बराबर होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे फोर्स टेंशन ही लगा रहा है। अब टेंशन ने क्या किया, जो इस रस्सी का जो टेंशन है, इसने इस रस्सी का पहले जो लेंथ डीएक्स था इसको खींच के कितना कर दिया, डीएल कर दिया। तो सिंपल सी बात है, इस रस्सी के एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया होगा? मुझे लगता है डीएल माइनस डीएक्स हो गया होगा। मतलब टेंशन ने जितना वर्क किया होगा वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई होगी। क्योंकि हम लोग लॉजिकली मानते हैं कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो इस सिद्धांत पे हम बोल सकते हैं कि टेंशन ने जितना वर्क किया होगा वो पूरा का पूरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ वर्क डन बाय टेंशन, छोटा सा वर्क डन जो इस छोटे से एलिमेंट में किया गया है, वो बराबर होगा वर्क पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन, छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन दिस एलिमेंट। तो वर्क डन बाय टेंशन कितने के बराबर होगा? वर्क डन कितना लगता है, कोई फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उस फोर्स के कारण? वो आ गया, ध्यान से देखिए, dl माइनस dx। तो ध्यान से देखिए, यहां से आप इसको निकाल सकते हो।
ठीक है, चलिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेंशन और डीएल को मैं लिख लिया टेंशन इंटू, ध्यान से देखो डीएल को मैं लिख लिया अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस ऑफ dy स्क्वायर माइनस, अब ध्यान से देखो सॉरी ये तो हो गया डीएल, डीएल की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर माइनस ऑफ dx, यही तो हो जाएगा माइनस ऑफ dx। अब देखो ध्यान से देखो dx कॉमन ले लो तो यहां से लिख सकते हो du की वैल्यू, ध्यान से देखिए ये आपका du की वैल्यू लिख रहा हूं तो देखिए टेंशन इंटू dx और ये आपका आ गया 1 प्लस ऑफ dy बाई dx का स्क्वायर अंडर रूट माइनस 1। अच्छा इसको अंडर रूट को मैं ऐसा करता हूं कि पावर हाफ लिख देता हूं, इस अंडर रूट को इसकी पावर हाफ लिख देता हूं। अच्छा अगर एक बात बताओ, वेव का एम्पलीट्यूड, वेव का जो एम्पलीट्यूड है इस एम्पलीट्यूड को बहुत छोटा ले ले, एम्पलीट्यूड को बहुत छोटा ले ले, लॉजिकली सोचना अगर हम वेव के एम्पलीट्यूड को बहुत ज्यादा छोटा ले ले तो असल में ये क्या बता रहा है, डी वाई बाई डी एक्स असल में क्या है, स्लोप है ना एक्चुअली में, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये स्लोप है। अगर आप एम्पलीट्यूड को बहुत ज्यादा छोटा ले लोगे तो सिंपल सी बात है उस छोटे से एलिमेंट के कारण जो स्लोप बन रहा होगा वो बहुत ज्यादा छोटा होगा। अगर ये बहुत ज्यादा छोटा होगा वन के कंपैरिजन में तो लॉजिकली बताइए इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, बाइनोमियली अप्रोक्सीमेशन आप जैसे इसको लगाइएगा तो ये आ जाएगा टी बाई टू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ध्यान से देखिए डी यू बाई डी एक्स इंटू, ध्यान से देखो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ की वैल्यू आ गई रस्सी में, ये है पोटेंशियल एनर्जी और dx क्या था उस एलिमेंट का लेंथ था, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, मतलब मैं लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ की वैल्यू इतनी आ गई, मतलब आपका टी बाई टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ये आपको समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ की वैल्यू इतनी आ गई, समझ रहे हो। अगर मैंने ये माना कि वेव का एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है तो इसका मतलब किसी भी छोटे से एलिमेंट के द्वारा जो स्लोप बनाया जा रहा होगा वो बहुत छोटा होगा वन के कंपेयर में, तो इसलिए हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ मतलब समझना है वो जो छोटा सा एलिमेंट dx लिया था उसमें पर यूनिट लेंथ में कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी उसकी वैल्यू मुझे ये आ गई कि टेंशन बाई टू का इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ये कितने लोगों को समझ में आया पहले तो ये बताओ, पिछला स्लाइड ओके कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और बताइए कितने लोगों को समझ में आया। बताइए पहले कितने लोगों को समझ में आया। चलिए बढ़िया बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आपकी ये आ चुकी है, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा सा देखते हैं, अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ लिखाते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी देखो ध्यान से देखो तो यहां से अगर x डिस्टेंस पे जाओ एक छोटा सा एलिमेंट लो तो इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, छोटा सा है उसको मैं लिख सकता हूं म्यू इंटू डी एक्स, और म्यू क्या है भैया, इस रस्सी का जो म्यू है ये है मास पर यूनिट लेंथ, ध्यान से देखिए मास पर यूनिट लेंथ आपको लिख दिया मैंने, डी म्यू दे रखा है तो म्यू इंटू डी एक्स, इस छोटे सा जो एलिमेंट लिया था उसका मास हमने ले लिया, ऑब्वियस सी बात है म्यू इंटू डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ आपको दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, लॉजिकली सोच के बताना कि अगर इसका मास पर यूनिट मास आपको पता है तो अच्छा ये बताइए पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो क्या मैं इस पार्टिकल का वेलोसिटी बता सकता हूं, तो इस पार्टिकल का जो सिंपल सी बात है काइनेटिक एनर्जी आएगा, क्या आप उसको ऐसे लिख सकते हो क्या, हाफ ऑफ bm इंटू vp का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अच्छा इसको छोटा सा काइनेटिक एनर्जी डीके बोल देते हैं, तो डीके बाई डीएक्स की जो वैल्यू आ जाएगी ध्यान से देखिए ये आपका जाएगा, ध्यान से देखिए म्यू बाई टू इंटू, ध्यान से देखिए डेल वाई बाई डेल टी का, तो ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ।
कई लोगों को लगता है कि ये दोनों चीजें सेम है। ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों चीजें सेम होती है। कैसे सेम हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी वेव इक्वेशन को मानिएगा तो उसको लिखिएगा ए साइन ऑफ, ध्यान से देखिए, ओमेगा टी प्लस के एक्स। सपोज करो एक वेव को मान लिया मैंने प्लस, अगर तुम ध्यान से देखो तो एक वेव इक्वेशन ऐसा हो सकता है, या प्लस माइनस ओमेगा होगा, प्लस माइनस के एक्स होगा, या प्लस माइनस फाइव होगा, या ऑब्वियस सी बात है कॉस के फॉर्म में कुछ हो सकता है। समझना मेरी बात को, ये आपका वेव इक्वेशन है मान लेते हैं। तो अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितना आया था, अगर आपको याद होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आया था टेंशन बाई 2 इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स का स्क्वायर, अगर आपको याद होगा। तो पहले हम लोग इसका हम लोग निकालते हैं। तो ये देखो, अगर हम टेंशन को देखें तो अगर तुम याद होगा तो वी ऑफ वेव होता है, अगर तुम ध्यान से देखो तो वी ऑफ वेव का जो स्क्वायर होता है वो होता है टेंशन बाई म्यू। तो एक बात देखो कि टेंशन को आप लिख सकते हो वी ऑफ वेव का स्क्वायर इंटू म्यू, ये बात लिख सकते हो। देखो ना ध्यान से देखो, वेव का वेलोसिटी ऑफ वेव, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये आपका हो गया वी स्क्वायर इंटू म्यू बाई 2। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करो, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली, और उसका स्क्वायर कर दो। तो देखो ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो के इंटू के स्क्वायर इंटू, ध्यान से देखो, साइन का हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5। तो ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ये आ गया डी यू बाई डी एक्स। ध्यान से देखिए डी यू बाई डी एक्स। इसको क्या हम और भी अच्छे से लिख सकते हैं, के को हम लोग कुछ लिख सकते हैं क्या, के को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा बाई भी। अगर आपको याद होगा के को लिख सकते हैं ओमेगा बाई भी। अगर के को ओमेगा बाई भी लिखोगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और भी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, के को आप लिख सकते हो ओमेगा बाई भी, अगर आपको याद होगा तो के को आप ए भी लिख सकते हो। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर, ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5। तो ध्यान से देखिए आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ये आ चुका है। लॉजिकली सोचिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ये आ चुका है। समझ रहे हो मेरी बात को, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ जो है आपका ये आ चुका है। आपको समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी, मैंने के को पुट कर दिया ओमेगा बाई बी। तो ये बताइए यहाँ तक आपको समझ में आया कि आया, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो। मतलब एक बात मुझे समझ में आई, ये टर्म तो कांस्टेंट रहेगा, जो टर्म कांस्टेंट आएगा उसको व्हाइट से मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये टर्म तो कांस्टेंट है। अब ये जो है ये वेव इक्वेशन पे डिपेंड करेगा। देखो जो वेव इक्वेशन में आ रहा था ये पूरी की पूरी वही टर्म आ रही है। अच्छा, अगर ध्यान से देखो वेव इक्वेशन साइन के फॉर्म में दे रखा है तो कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, अगर कॉस के फॉर्म में दे रखा है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि ये जो वेव इक्वेशन में दे रखा है तब वो एज इट इज आएगा, और अगर साइन के फॉर्म में वेव इक्वेशन दे रखा है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और अगर वेव इक्वेशन कॉस के फॉर्म में दे रखा है तो ऑब्वियस बात इसको डिफरेंशिएट करते तो साइन आता। तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, इसको आप यू नॉट बोल सकते हो, इनटू ये वाला टर्म बस वेरी करेगा, और ये तो वेव इक्वेशन आप एज इट इज लिख सकते हो, और यहाँ पे साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया। म्यू क्या है भैया, मास पर यूनिट ऑफ लेंथ, ए क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ओमेगा को एक चीज और आप लिख सकते हो 2 पाई एफ बी लिख सकते हो, कई बार आपको ओमेगा की जगह आप ये भी 2 पाई एफ बी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, 2 पाई एफ बी लिख सकते हो। मतलब मैं इसको फाइनली एक नया टच दे रहा हूँ, डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2, क्योंकि देखो ध्यान से देखो ओमेगा को लिखो 2 पाई एफ तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो नीचे से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये देखिए 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर यही आ जाएगा इंटू म्यू इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 5। देखो देखो ध्यान से देखो यही चीज आएगी। तो ये टर्म देखो एक तरीके से आपको दिखेगा ये कांस्टेंट है, यही वाली चीज वेरी कर सकते हो। उसमें से भी ये तो वेव इक्वेशन के जैसा होगा, और ये मैंने आपको बता दिया कि ये वाला चीज जो है अगर साइन दे रखा है किसमें वेव इक्वेशन में तो कॉस हो जाएगा, अगर कॉस दे रखा है वेव इक्वेशन में तो साइन हो जाएगा।
ये जो मैंने लिखा है ये लिख लेना सेम एज वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन मतलब ये जो फेज है ना ये वेव इक्वेशन के जैसा सेम होगा। ठीक है, ये तो du बाई डी एक्स आया। अच्छा एक बात बताओ, डीके बाई डी एक्स निकाल सकते हैं क्या? ऑब्वियस सी बात है, डीके बाई डी एक्स हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो मेरा ये आया, लेकिन ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा आपको एक बात बताओ, अगर आपसे ये चीज पूछ लिया होता, ये आपको क्या पता चल गया? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अगर वेव दे दिया होता, वेव इक्वेशन दे दिया होता, सुन लो मेरी बात को, दिस इज फॉर जेई एडवांस। मेंस में तो कभी जिंदगी में इतनी औकात ही नहीं है पूछ ले, तो जेई एडवांस के लिए भी बता दे रहा हूँ। अगर मान लो ये बोल देता वेव इक्वेशन दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, आपको बोल देता कि भैया ये बताओ कि एक वेवलेंथ का मतलब आपको समझ में आता है लैम्डा, तो एक वेवलेंथ में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी, मतलब ये बोल देता है इस लैम्डा में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई होगी, मतलब रस्सी के एक लैम्डा, मतलब जितनी वेव की वेवलेंथ है, जो वेव आपकी बनी है इसमें उसमें आपकी कितनी एनर्जी स्टोर हो गई। तो सिंपल सी बात है, आपको ये पता है डी यू बाई डी एक्स पता है, तो आप डी यू को उस तरफ लेके जाओ और डीएक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो और इसको कर दो ना जीरो से लेके लैम्डा तक, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पर यूनिट लैम्डा में, पर यूनिट वेवलेंथ में कितनी एनर्जी स्टोर हो गई होगी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता था, इसको डीएक्स को उस तरफ लेके जाओ, इसको इंटीग्रेट कर दो जीरो से लेके लैम्डा तक, आपका आंसर आ जाएगा और एक बहुत अच्छा एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा और 90% गधेड़ों से बनेगा नहीं। लॉजिकली मैं बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन जेई एडवांस में अगले साल आ जाए, मतलब इस साल आपका आ जाए, तो 90% गधेड़े इसको छोड़ के आएंगे। जबकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे, वेव इक्वेशन दे देगा, बोल देगा कि भैया ये बताओ कि पर यूनिट लेंथ में कितनी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। तो लो भैया लो, पूरा पूरा डेरिवेशन हो गया एक एडवांस का क्वेश्चन स्टार्ट। समझ रहे मेरी बात को? तो ये छोटी छोटी चीज है। अच्छा कोई जरूरत नहीं है कि वो आपको लैम्डा जीरो से लेकर लैम्डा के लिए पूछ दे, अच्छा लैम्डा की वैल्यू कितना, कई लोग बोलेंगे लैम्डा दिया है, लैम्डा की वैल्यू क्या? अबे के की वैल्यू होती है, ध्यान से देखो, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा। समझ रहे हो? ये रिलेशन भी याद रखिएगा बेटा। यहाँ पे के की जगह ना आप यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो, के की जगह आपको 2 पाई बाय लैम्डा लिखना पड़ेगा, फिर जो भी आपका दिया हो। तो ये रिलेशन भी याद रखना, गधेड़ों जैसे नहीं मत बोल देना। अब बोल देगा भले ही, ध्यान से सुनना, बोल भले देगा कि जीरो से लेके एक वेवलेंथ के लिए निकालना, तुम लैम्डा के रिस्पेक्ट में मत कर देना। के दे रखा है तो लैम्डा बता सकते हो ना, के दे रखा है, अगर वेव इक्वेशन दे रखा होगा तो सिंपल सी बात है, लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी आपको दे रखा है। के को आपको, के की वैल्यू को आप क्या कीजिए, सिंपल सी बात है, 2 पाई को आप के की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बोलेगा नहीं कि लैम्डा क्या है, लेकिन तुमको इक्वेशन देख के समझना पड़ेगा। ये ऑलरेडी मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि वेव इक्वेशन देख के लैम्डा कैसे निकाला जाता है, वेव इक्वेशन देख के फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है, वेव इक्वेशन देख के एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाता है, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। तो इन सब छोटे छोटे बेवकूफियों के कारण ना आंसर आप क्वेश्चन अपना गलत मत कर दीजिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अब जो देखो एडवांस वालों का जो नया क्लास, अब जो एडवांस, ऑब्वियस सी बात है एडवांस, कुछ आप में से एडवांस क्रैश कोर्स वाले भी होंगे, तो एडवांस क्रैश कोर्स वाले में वेव चैप्टर फिर से पढ़ाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है एडवांस वाले बोलेंगे भाई तुम तो पढ़ा चुके हो मेंस वाले में, तो फिर से वही चीज पढ़ा रहे हो, तो क्या करे बेटा, सेम चीज है तो सेम ही चीज पढ़ाएंगे ना, कोई दूसरा चीज थोड़ा ना पढ़ाएंगे। अगर तुम दोनों की क्लास कंबाइन ले लेते, जेई एडवांस का क्रैश कोर्स का और जेई मेंस का क्रैश कोर्स का, तो कुछ बच्चे हल्ला करने लगते, बोलते कि एक क्लास में सब निपटा दिए। तो वही बात है, कई बार आप लोगों के हिसाब से भी चलना पड़ता है। पढ़ाएंगे तो सेम ही चीज, मेंस वाले में भी एडवांस वाले में भी, लेकिन एडवांस वाले में मेरा ज्यादातर फोकस रहता है, एडवांस में मेरा ज्यादातर जब फोकस रहता है, एडवांस के बच्चे भी जानते होंगे, मेरा ज्यादातर फोकस होता है क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन उसमें अच्छे अच्छे करवाता हूँ ताकि बच्चों को भी समझ में आए। थ्योरी और मेंस में ज्यादा फोकस रहता है थ्योरी से रिलेटेड, ये आप भी जानते हो। ठीक है, थ्योरी थोड़ा चेंज कर लेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आया। अब हो सकता था जीरो से लैम्डा बाई 4 के लिए मैं बोल देता, हाफ वेवलेंथ के लिए लैम्डा बाई 2 के लिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अच्छा काइनेटिक एनर्जी को कैसे निकालेंगे? देखो अगर वेव इक्वेशन हम लोगों ने माना है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई, अगर ये मान रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी डी की बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हमारे पास क्या आया था, क्या आया था भाई, हम भी भूल गए हैं। काइनेटिक एनर्जी आया था डी हाफ ऑफ डीएम का डीएम इंटू वीपी का स्क्वायर। अच्छा डीएम को हम लोगों ने लिखा था म्यू इंटू डी एक्स, तो ये आया था म्यू बाई टू इंटू डी वाई बाई
dt का होल स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से देखो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो dy बाई dt को अगर तुम लिखो तो ये कितना आ जाएगा, अगर तुम लॉजिकली सोचो तो ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस ऑफ, ध्यान से देखो, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स प्लस फाइव। ये अगर आपको दिखे तो इतना आएगा, ये आपका आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो सिंपल सी बात है डी के बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी के बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, अगर लॉजिकली सोचो तो म्यू बाई टू आएगा, तो डेट इज म्यू बाई टू इन टू, ध्यान से देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा, डेट इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ वाई, ध्यान से देखिए ये आ गया। अच्छा ये आएगा ना, हाँ ओके ठीक है। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ कर दीजिए, 2 पाई एफ कीजिएगा तो ध्यान से देखिए हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस वाई। तो क्या आपको एक बात देखी, क्या आपको एक बात देखी, डी के बाई डी एक्स और आप यहां पे देखिए डी यू बाई डी एक्स सेम आ गया, देखो ना डी यू बाई डी एक्स और डी के बाई डी एक्स सेम आ गया। मतलब हर एक इंस्टेंट पे हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हर एक एलिमेंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ की वैल्यू सेम आ जाएगी। मतलब डी यू बाई डी एक्स और आपका डी के बाई डी एक्स जो होगा वो सेम आएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। समझ में आया, ये आप यहां से देख सकते हो। इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, कॉस के बारे में अगर साइन के रूप में वेव फंक्शन दे रखा होगा तो कॉस हो जाएगा और कॉस के फॉर्म में दे रखा साइन हो जाएगा, और ये जो वेव के अंदर जो फेज दिया होगा वो एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए। समझ रहे मेरी बात को, मतलब एक बात पता चली, बहुत अच्छी बात पता चली, बहुत अच्छी बात पता चली कि अगर तुम ध्यान से देखो तो हर एक एलिमेंट का कोई भी एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लोगे उसमें t इक्वल्स टू टी पे जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आएगी उसी एलिमेंट का t इक्वल्स टू टी पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ भी सेम आएगा। मतलब इससे एक बात पता चलती है, ध्यान से सुनना बच्चों, कि जैसे एसएचएम में क्या होता था कि जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता था वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता था, और जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता था वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता था। अगर आपको याद होगा, अगर हम एसएचएम की बात करें तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका था, और मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, और जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जहां वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जो कि मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता था, अगर आपको याद होगा। इसका मतलब वेव में जस्ट अपोजिट होता है, जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है ना बेटा वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाता है, और जहां काइनेटिक, और सिंपल सी बात दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे दोनों एक साथ मिनिमम होगा, और जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा वहां पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई कि वेव और एसएचएम में एक सिंपल सा डिफरेंस क्या है, कि वेव में क्या होता है कि जहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल या मीडियम पार्टिकल मैक्सिमम होता है वहां उस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन एसएचएम में जस्ट उल्टा होता है, एक मैक्सिमम तो दूसरा मिनिमम। तो ये आपको समझ में आना चाहिए और इस चीज को नोट भी करने के लिए आपके पास आना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, नोट भी कर लेना कि वेव में जहां का हर एक एलिमेंट का जहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वहां पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाता है, और जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। ये छोटी सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार आपको काम आएगा। अब इसको ग्राफिकल वे में किस तरीके से समझ सकते हो, इस तरीके से समझ सकते हो, एक वेव बना लो, अगर तुम ये ध्यान से देखो तो एक वेव बना लो। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होता है, मीन पोजीशन पे। अगर रस्सी के हिसाब से सोचो तो मीन पोजीशन यही है, इसी पोजीशन के अबाउट तो रस्सी का हर एक पार्टिकल ऑक्सीलेट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ का एक छोटा सा एलिमेंट ले, ध्यान से देखना, ये छोटा सा एक एलिमेंट लिया तो ये अगर अपने मीन पोजीशन पे, बहुत बड़ा दिख रहा है आपको लेकिन ये बहुत छोटा सा एलिमेंट आ गया, तो अगर ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है
और एक मीन पोजिशन वाला एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे। तो मीन पोजिशन में अगर तुम ध्यान से देखो, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर है, मुझे लगता है काइनेटिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। रस्सी जितना ज्यादा खींचेगी उसमें उस फॉर्म में। अगर तुम देखो इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है, अगर आपको याद होगा, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। समझ रहे हो, स्ट्रेस तो सेम हो जाएगा क्योंकि टेंशन में चेंज नहीं हो रहा है, टेंशन बाय एरिया स्ट्रेस है, ठीक है। स्ट्रेन भैया स्ट्रेन चेंज हो रहा है, तो मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ देख लीजिए कहाँ पे ज्यादा है, तो लॉजिकली देखिएगा तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ, रस्सी की जो पहले लेंथ आप देखिए पहले इतनी थी, उसको मैं येलो से बना रहा हूँ, ठीक है। रस्सी की लेंथ पहले इतनी थी, अब हो गई इतनी। तो बताइए, और यहाँ पे देखो रस्सी की लेंथ इतनी थी, अब भी इतनी है। ध्यान से देखो ना, अब भी रस्सी की लेंथ इतनी है, मतलब यहाँ पे चेंज इन लेंथ इन द रोप एलिमेंट इज नेग्लिजिबल, और यहाँ पे चेंज इन लेंथ इन रोप एलिमेंट इज मैक्सिमम। तो मतलब यहाँ पे देखो, अगर तुम लॉजिकली सोचो तो ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है एलिमेंट का, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी इसलिए जीरो है क्योंकि रस्सी का जो ये वाला जो एलिमेंट हो गया, इसका यहाँ पे चेंज इन लेंथ बहुत कम है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गया। अगर तुम यहाँ पे देखो तो ये अपने मीन पोजीशन पे है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे इस एलिमेंट की जो लेंथ में जो चेंज है वो भी मैक्सिमम है, इसलिए आपका यहाँ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम हो गया। तो ये लॉजिकली आपको समझ में आएगा कि भैया ऐसे होता है। अब ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कि ये इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। ये बताइए आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। हाँ या ना बोलिए, समझ में आ गया। तो कल हम लोग टोटल एनर्जी और पावर को देखें, मतलब कल कौन सा दिन है, कल संडे है, कल संडे है, कल संडे है ना, अच्छा कल सैटरडे है, सैटरडे को हम लोग कल देखेंगे। अच्छा सॉरी, कल सैटरडे है, तो कल सैटरडे, संडे को आपकी क्लासेस नहीं होगी, आपको भी पता है। तो सैटरडे को हम लोग देखेंगे, कल हम लोग देखेंगे पावर, और पावर के बारे में देखेंगे। और दूसरा हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे टोटल एनर्जी, इंटेंसिटी, इन सब चीजों के बारे में, और थोड़ा सा इंटरफेरेंस ऑफ वेव, ये स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये रस्सी में ही वैलिड होगा, हाँ ऑब्वियस सी बात है, रस्सी में ही वैलिड होगा। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्या बोलते हो, अगर हम लोग ये पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो उसमें भी वैलिड होगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे कि साउंड में जब पढ़ाऊंगा तो उसमें थोड़ा बहुत इसका आइडिया दूंगा। एनर्जी का इंटेंसिटी और पावर का जो एक्सप्रेशन इसके बाद जो आएगा ना बेटा, वो सभी वेव के लिए वैलिड होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, आप सोच रहे हो कि किसके लिए वैलिड होगा, तो मैं ये बता देता हूं आपको कि अगर आप इंटेंसिटी और पावर का एक्सप्रेशन जो निकालते हो ना, वो सभी वेव के लिए वैलिड होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है बेटा, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में टोटल एनर्जी आप निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूं टोटल एनर्जी को क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल छोटे से एलिमेंट के लिए टोटल एनर्जी को डी टी 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 ई लिख दो, और इसके लिख दो डी यू लिख दो, और ये लिख दो डी के लिख दो। अब पर यूनिट लेंथ में लिख दो, दोनों सब चारों तरफ dx से डिवाइड कर दो। तो देख लीजिए ये दोनों तो सेम ही था, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा ना। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आपकी आ जाएगी, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ वेरिएबल हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये भी सेम ये भी सेम, तो दोनों एक दूसरे को प्लस हो जाएगा ना, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितनी आ जाएगी, अगर यहीं से बता देता हूँ, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ हो जाएगी, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ध्यान से देखिए, एक मिनट,
टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू म्यू इंटू वही कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। ध्यान से देखिए टोटल एनर्जी पर यूनिट आपकी आ गई। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ का डबल होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से आप समझ सकते हो, वही कॉस का फंक्शन है और ये सेम सेम एज इट इज लिख दीजिए। तो आपको आ चुका है टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो कल मैं इसके आगे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी, पावर और इंटेंसिटी और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कल थोड़ा बहुत बात करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, आज यही तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कल हम लोग मिलेंगे और यही सब चीजें करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज टोटल एनर्जी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये असल में देखो तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ अगर तुम देखो तो वो वेरी हो रही है, चेंज हो रही है टाइम के साथ और एक्स के साथ। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये टाइम का और एक्स का फंक्शन आ गया, मतलब टोटल एनर्जी हर एक एलिमेंट का टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है और एक्स के साथ भी चेंज हो रहा है। उसी तरीके से अगर तुम बात करो काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ जो है वो टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है हर एक एलिमेंट का, और साथ साथ एक्स के साथ भी चेंज हो रहा है। मतलब सारी चीजें टाइम और एक्स के साथ वेरी हो रही है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और एक बार रिवीजन करके आएगा, सारा चीज का रिवीजन करके आइएगा। आज मैं आप लोगों को वेव का देखता हूँ, आज वेव का मैं थोड़ा सा आप लोगों को भेज दूंगा। पिछले साल जो मैंने बनाया था नया तो वेव का कोई भी मैंने ये मटेरियल नहीं बनाया अभी तक। अगर बन जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को भेजूंगा, लेकिन पुराने जो पिछले साल का जो मैंने पिछले साल वेव पढ़ाया था और उसमें उसका जो मैंने डीपीपी बनाया था वही इस बार आप लोगों को भेजूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अभी मैं बनाने जाऊंगा तो 2-3 दिन टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा जो पुराने पिछले साल ही मैंने जो डीपीपी बनाई थी वेव के लिए उसमें वही आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।